Jai Hind everyone, I am Pankaj Kumar and today's lecture is about the evolution, Hardy-Wingberg principle. So this is the part third video of that lecture, and in this we are going to read the following topics. So the following things we are going to read: the Hardy-Wingberg principle, founder effect, and one more effect we'll see, bottleneck effect. Even it is not in your syllabus, हम लोग पढ़ेंगे उसको. Then brief account of evolution and then human evolution. So ये टॉपिक्स आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं. और ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये पिक्चर, इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ी और कुछ बातें करेंगे कि जीन पूल क्या होता है और जीन पूल में क्या क्या चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट है हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल्स को समझने के लिए. सो पहले है जो टर्म जीन पूल. जीन पूल, ओके. अरे वाटर पूल का मतलब क्या होता है? पूल में जो है वाटर भरा हुआ है. जीन पूल का मतलब क्या है कि पूल में क्या भरा हुआ है? जीन. तो अगर एक पॉपुलेशन अगर हम लोग बता दें, अगर इसमें मान लो 100 आदमी रह रहे हैं, 100 आदमी की पॉपुलेशन है, तो इसमें किस प्रकार के जीन होंगे? और जीन में क्या होता है? जीन में होते हैं अलील. अब जो अलील है वो किसी भी जीन में दो अलील होंगे. अब ये दो अलील के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, ठीक. तो इस 100 आदमी की जगह पे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पे आपके स्क्रीन पे बहुत सारे एप्पल आपको दिख रहे हैं. इसका अर्थ क्या है कि जो भी जीन है उस जीन में सपोज दो ही एप्पल आ सकते हैं, ठीक है. जीन में दो एप्पल की जगह ये दोनों क्या है? ये अलील के लिए जगह है. किसी एक जीन में दो अलील हैं. अब अगर आपको इसमें एप्पल्स भरने होंगे तो या तो आप रेड वाले भरेंगे, रेड रेड दोनों एप्पल, तो वो किसकी तरह दिखेगा? वो इस तरह से दिखेगा. हालांकि एक यहाँ पे है, इसको मैंने रखा है, बाद में समझाऊंगा इसका मतलब क्या है. या फिर इस बॉक्स में आप क्या रख सकते हो? इन बॉक्स में आप, ये बॉक्स नहीं है, सपोज ये जीन है, जीन में दो अलील होते हैं, वो चीज़ मैं समझा रहा हूँ. ये जीन, तो इस जीन पूल में आपके पास जो जीन है उसमें दो अलील होंगे. उन दोनों अलील में या तो रेड रेड होंगे या फिर एक रेड और एक ग्रीन आप भर सकते हो. एक रेड और एक ग्रीन, ठीक. या फिर आप क्या कर सकते हो? ये बॉक्स में, जो आपके पास ये बॉक्स है, यानी कि जो जीन है, उस जीन में आप क्या ही कर सकोगे कि आपने दोनों ग्रीन ग्रीन ही भर दिया. ये बात समझ में आ सकती है ना? ये जी जी मुझे लिखना चाहिए था. हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं. तो ग्रीन हो सकता है एप्पल, रेड वाले हो सकते हैं, या फिर रेड और ग्रीन हो सकता है. तो किसी भी एक पॉपुलेशन में आपके पास तीन तरह की ये वेराइटीज हो सकती है ना. अब यहाँ पे इसको अगर आप देखोगे तो इसमें रेड और एक ग्रीन है ना. यहाँ पे क्या है? रेड रेड है. और यहाँ पे क्या है? ग्रीन ग्रीन है, ठीक. तो अब मैं जी और आर की जगह पे मैं क्या करता हूँ? इसको रिप्लेस करता हूँ ये. तो यहाँ पे इसको हम लोग आर स्क्वायर कह सकते हैं, इसको हम लोग जी स्क्वायर कह सकते हैं, और इसको आर जी कह सकते हैं ना. आ रही बात समझ? तो किसी भी पॉपुलेशन में जो ये जीन पूल होगा, मतलब कि या तो रेड रेड होंगे या फिर ग्रीन ग्रीन होगा या फिर रेड ग्रीन होंगे जीन्स, वो कांस्टेंट रहेगा. ये बात समझ में आ सकती है ना आपको? तो इसको हम लोग किसी भी ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हैं. मैं आपको बस समझाने के लिए मैंने ये रखा, ये बॉक्सेस का एग्जांपल लिया है कि एक पॉपुलेशन है, उसमें इतने वैरायटीज़ के एप्पल होंगे, और ये एप्पल्स जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे. कि जो वैरायटीज़ हैं, मतलब कि जो जीन्स होंगे, वो जीन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी. अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? कि जब ये 100 है तो 100 को आप कैसे बांट सकते हो? अगर 100 को ही बांटना पड़ेगा आपको, तो 100 में सपोज मैंने 25 रेड ग्रीन ले लिया है ना, 25 मैंने रेड रेड ले लिया, और 50 मैंने क्या ले लिया? ग्रीन रेड ले लिया. तो इन सबको मिला के 100 ही होंगे. या फिर आप क्या कर सकते हो? 25 ये ले लोगे और 70 ये ले लिया आपने, तो कितना हो जाएंगे? 95. और 5 ये लिया आपने, तो ये भी अब मिला के क्या हो जाएगा? 100 ही होंगे. तो इनके जो फ्रीक्वेंसीज
जो होंगे टोटल क्या होगी, वो कांस्टेंट होती है, मतलब कि 100 ना बोल के मैं एक बोल रहा हूँ, ठीक है, कांस्टेंट होगी कोई भी फ्रीक्वेंसी। तो इसी के बीच में कोई एक ज़्यादा होगा पॉपुलेशन, एक कम पॉपुलेशन होगा, दूसरा ज़्यादा होगा, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि किसी भी जीन पूल में, जीन पूल मतलब या किसी पॉपुलेशन में जो जीन पूल होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट को अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, या जो भी होगा आर जी प्लस आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात तुम्हें, आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग मुझे फिर से पूछ सकते हो, ठीक। और कुछ, हाँ। तो ये चीज़ आपने देख ली, लेकिन अगर आप इस वाले केस में देखोगे तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अलील की पोजीशन चेंज होगी, और अलील की पोजीशन चेंज होगी तो ग्रीन आपका इसमें आ जाएगा और रेड आपका इसमें, तो हालांकि दोनों ही क्या होंगे, सेम सेम दिखते हैं, लेकिन एलील की पोजीशन चेंज होगी, तो यहाँ पे आपको इसके दो फॉर्म आपको मिलेंगे। सो 2rg प्लस आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो दिस इज ओनली द हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। कहता है क्या हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, कि कोई भी फ्रीक्वेंसी जी पॉपुलेशन में जीन पूल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब इसी से जुड़ा हुआ है हमारा ये ग्राफ। ये ग्राफ हमारा इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेटर्स को हटा देते हैं जो आप किताबों में दिखते हैं लेटर्स, वो हम लोग लिख रहे हैं। ये हम लोग पी क्यू यूज़ करते हैं। सो प्रॉपर फॉर्म पी स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये किसका एक्सपेंस, ये किसका एक्सपेंशन है, ये है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, है ना। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिखते हो तो आप ये आता है ना। तो ये चीज़ें मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। और कभी भी आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो p और q हमारे जीन होंगे एलील्स, वो कभी भी एक के बराबर होंगे। चलो, p और q यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी जीन के अलील। अब इन याद रखना, कभी भी अलील की अगर हम लोग जीन की बात कर रहे हैं तो एप्पल की बात करें तो एप्पल की बात करेंगे। एप्पल को गुआवा, पपाया और पाइनएप्पल के साथ नहीं जोड़ेंगे। मतलब कि कोई भी जो अलील होगा, दो अलील होंगे तो दो अलील सेम जीन के होने चाहिए, डिफरेंट जीन्स के नहीं होने चाहिए। ये मेरे समझाने का पॉइंट है। अब इस ग्राफ को समझना है, हार्डी-विंगर प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया। अगर ये और जो लाइन है वो एक बार लिख देता हूँ मैं, आप लोग उसको कॉपी कर लेना। सो ये एनसीईआरटी की कंप्लीट लाइन है जो आपको बता रही है कि किसी भी पॉपुलेशन में जो फ्रीक्वेंसीज है अलील की, वो किसी जीन की क्या होती है, कांस्टेंट होती है, वो एक के बराबर ही रहेगी। तो उसका इक्वेशन ये निकल के आता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। इस पे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं, बट आगे बढ़ते हैं कि इसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है हार्डी-विंगर प्रिंसिपल के लिए, वो है कि कभी भी जो फ्रीक्वेंसी होगी हार्डी-विंगर प्रिंसिपल में, ये कांस्टेंट तभी रहेगी जब उसमें रैंडम क्या होगा, रैंडम म्यूटेशन होगा। रैंडम म्यूटेशन होता है, ठीक। दूसरा, सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फॉर द हार्डी-विंगर प्रिंसिपल, ओके।
अडे विनबर प्रिंसिपल। सो पहला है कि रैंडम मीटिंग नॉट म्यूटेशन। ओके, रैंडम मीटिंग होनी चाहिए पॉपुलेशन में। दूसरा है कि नो नेचुरल सिलेक्शन, नो नेचुरल सिलेक्शन। सो आपको अभी समझ, अभी तो चौंक रहे होगे कि यार नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो और हम लोग इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, ये कैसे होगा। सो इसका कारण ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर नेचुरल सिलेक्शन होगा ना, तो ग्राफ में चेंज आता है, कोई एक ही तरह के पॉपुलेशन बढ़ जाएंगे, मतलब रेड वाले ही रह जाएंगे और फिर ग्रीन वाले नहीं रहेंगे। एप्पल्स तो एक ही पॉपुलेशन रह जाएगी। तो इसलिए नो नेचुरल सिलेक्शन जरूरी है। नो म्यूटेशन एंड नो माइग्रेशन। नो म्यूटेशन एंड नो माइग्रेशन। माइग्रेशन, इस आर्डर फिंगर की जो इक्वेशन है उसमें बदलाव तभी आएगा जब इनमें से कोई भी चेंज होगा, इनमें से कोई भी चेंज हो जाएगा तो लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन पे ही ये लागू होगा। अब आपने देखो, मान लो रैंडम मीटिंग की जगह आपने क्या किया, रैंडम मीटिंग की जगह पे आपने इनब्रीडिंग किया। इनब्रीडिंग का मतलब कि एक ही एक ही जनरेशन में क्रॉस कराते चले गए। उदाहरण के तौर पे लेते हैं, हम्म, चलो उदाहरण के तौर पे यही लेते हैं अपना रेड और ये वाला एप्पल्स की बात करते हैं। जो ग्रीन वाले एप्पल हैं, अब ग्रीन वाले को ग्रीन के ही साथ क्रॉस करा रहे हो तो बार बार आपको क्या मिलेगा, ग्रीन ही मिलते चला जाएगा, ग्रीन 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 ग्रीन। आपको रेड तो पॉपुलेशन में मिलेगा नहीं। और जब भी ग्रीन ग्रीन ही मिलते चला जाएगा रेड पॉपुलेशन में, तो फिर आपका जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल हो जाएगा। ठीक, तो ये मेन ग्राफ था पॉपुलेशन का पहला। और अब क्या कर गया वो, एक तरफ डायरेक्शनली शिफ्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि अब इस ग्राफ में आपको सिर्फ ग्रीन तरह के एप्पल मिलेंगे। या फिर हाँ, यहाँ पे ये समझ में आते हैं। ठीक, दूसरा क्या है कि अगर पॉपुलेशन में कोई भी तरह का माइग्रेशन हुआ मतलब माइग्रेशन अगर हो गया, होना नहीं चाहिए, अगर ये प्रिंसिपल को फॉलो करेगा तो तब तक ही कांस्टेंट रहेगा जब तक ये सब रहेगा। अगर माइग्रेशन हुआ तब भी ये डायरेक्शनल हो सकता है, कोई एक पॉपुलेशन चले गए, दूसरे पॉपुलेशन रह गए। ठीक, और जब भी वो दूसरे यहाँ से एक पॉपुलेशन दूसरी जगह दूसरे पॉपुलेशन में या दूसरे एरिया में जाएगी, तो वो क्या कर देती है, नया स्पीसीशन ला सकती है। तो इन तीनों ग्राफ को समझते हैं कुछ कुछ अलग अलग उदाहरणों से, और उम्मीद करूंगा कि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ये चीज़ है, तो ये चीज़ है एनसीईआरटी की लाइन, इसको थोड़ा देख लेना। ये किसके लिए है, 5 फैक्टर नॉन टू अफेक्ट, जो अफेक्ट करती है हार्डी विंगर प्रिंसिपल को। ठीक है, जो अफेक्ट करेगी, ये जस्ट इसका अपोजिट है ना, जिसमें आपको एक टर्म आपको जो सीखने को मिलेगा वो जेनेटिक ड्रिफ्ट, और वो समझना भी जरूरी है। चलो जेनेटिक ड्रिफ्ट से शुरू करते हैं। तो ये पॉपुलेशन है एक, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें क्या है, इसमें ग्रीन और रेड कलर के बैक्टीरिया थे। ठीक है, ग्रीन और रेड कलर के बैक्टीरिया थे। और अब इनको हम लोग ने क्या किया, रेड वाले को हम लोग ने क्या अपने से, या फिर ये रेड वाले जो हैं, अगर वो माइग्रेट करके कहीं और चले जा रहे हैं, है ना, वो माइग्रेट करके कहाँ चले गए, कहीं और चले गए, हाँ,
हालांकि कम ही माइग्रेट हुए, तो कहीं ना कहीं इस वाले पॉपुलेशन में क्या होगा, अब इनकी संख्या घट जाएगी, इनकी संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और ये जो पॉपुलेशन होगी, अब इनमें ब्लैक वालों की संख्या बढ़ जाएगी। और यहाँ पे जो है पॉपुलेशन, अब यहाँ पे जो ब्लैक वाले आए नहीं हैं, कौन आए हैं, यहाँ पे आए हैं रेड वाले। तो जो रेड वाले आए हैं, ये अपना पॉपुलेशन बढ़ाएंगे और इनकी संख्या यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। ठीक, एक ब्लैक, एक दो रख सकते हो। तो यहाँ पे पॉपुलेशन में क्या हुआ, जो ग्राफ था, स्टेबल ग्राफ था पहले यहाँ पे, वो स्टेबल ग्राफ क्या हो गया, डायरेक्शनल ग्राफ में चेंज हो गया। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। दूसरी बात अब समझते हैं। दूसरा है इसका डिसरप्टिव वाला एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल देख रहे हैं ना, इसका एग्जांपल। तो डिसरप्टिव में क्या होता है, डिसरप्टिव में आपको समझ में आएगा कि दोनों ही पॉपुलेशंस ग्रो कर जाते हैं, और दोनों ही पॉपुलेशन एक नई स्पीसीज का निर्माण करते हैं, है ना। ठीक है, दोनों ही पॉपुलेशन क्या करते हैं, एक नई स्पीसीज का निर्माण करते हैं। सो डिसरप्टिव में आपको अगर नेचुरल सिलेक्शन हुआ दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, सपोज यहाँ पे एक वाइट फर का जो हमारा रैबिट है, और एक ब्लैक फर का जो रैबिट है ना, ब्लैक फर का रैबिट, और एक ग्रे फर। सो अगर एक रॉक बनाए वाइट कलर का, ये सपोज ये वाइट रॉक है, और एक बना रहा हूँ मैं, ये ब्लैक रॉक मैं बना रहा हूँ। ठीक है, सो जो वाइट वाला होगा रैबिट इजीली इसमें कैप्चर्ड हो जाएगा, और वाइट ब्लैक रॉक पे, और उसके प्रेडेटर उसको आके जल्दी से खा जाएगा। ब्लैक वाला वाइट वाले पे कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, वाइट रॉक पे। तो ग्रे वाला दोनों में सरवाइव करेगा। ठीक है, ग्रे वाला जो होगा वो दोनों में सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि वो ना ही ब्लैक है ना ही वाइट है, तो इसलिए वो कहीं पे जल्दी डिटेक्ट नहीं हो पाता। तो इस केस में क्या होगा कि ना ही वो ब्लैक की तरफ गया पॉपुलेशन, और ना ही वो वाइट की तरफ पॉपुलेशन जा रही है। पॉपुलेशन कहाँ चली जाएगी, डिसरप्ट हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों ही जो एक्सट्रीम पॉपुलेशन है, वो दोनों एक्सट्रीम पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये पीक आपको इस तरह से दिखती है, और दोनों ही केस में, डिसरप्टिव में और ये डायरेक्शनल में, स्पीसीज बन जाते हैं। बट स्टेबलाइजेशन में क्या है, स्टेबलाइजेशन में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता, वो सेम सेम ही रहता है पॉपुलेशन, जैसे पहले थी। फिर स्टेबलाइजेशन में क्या होता है, पॉपुलेशन सेम रहती है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे बर्थ वेट ऑफ ह्यूमन बेबी आप ले सकते हो, जो कि पॉपुलेशन कहीं पे भी नहीं भटकती। जैसे कि आप कहीं की भी ह्यूमन बीइंग को देख लो, इंडिया वर्ल्ड में सबके बेबीज का जो वेट और साइज होता है लगभग एक सिमिलर रेंज में आता है, उससे ज़्यादा उससे कम नहीं होता। डायरेक्शनल के एग्जांपल आप ये भी देख सकते थे, ये वाला एग्जांपल बढ़िया है। अच्छा, ये डायरेक्शनल का एग्जांपल हमारा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म डायरेक्शनल का एग्जांपल हो जाएगा इसलिए, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसके बाद से फिर आराम वाइट वाले एलिमिनेट हो गए थे जल्दी। और मैं दिखाना चाहता हूँ वो डार्विन फिंचेस जो है, डार्विन फिंचेस का एग्जांपल मैं दिखाना चाह रहा था, जो कि आपका डिसरप्टिव का एग्जांपल होगा, क्योंकि एक पंछी से उसने तीन चार स्पीसी, मतलब टोटल 13 डिफरेंट टाइप के पंछी बने थे, और वो 13 तरह के अलग अलग फिंचेस बने, जो कि डायरेक्शनल का एग्जांपल देता है। मतलब एक से अलग अलग पॉपुलेशन बन गई।
वो डिसरप्टिव का एग्जांपल बताता है। डार्विन फिंचेस एक पंछी से तीन चार टोटल 13 पंछी बनी, तो वो अलग अलग पॉपुलेशन बनाए, तो वो क्या कहलाएगी, डिसरप्टिव। और अब हम लोग बात करते हैं जो ह्यूगो डिवरीज ने कहा था। ह्यूगो डिवरीज कहते थे कि म्यूटेशनल ही जो होता है वो इवोल्यूशन के लिए कारण है। और म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है जिसमें स्पीसीशन हो जाता है। और वो कॉन्ट्राडिक्ट करते थे डार्विन के थ्योरीज को, जो कि कहता था कि इवोल्यूशन ग्रेजुअल प्रोसेस है। हालांकि दोनों ही सही है, म्यूटेशन ही एक इम्पोर्टेंट कारण है। म्यूटेशन एक इम्पोर्टेंट कारण है क्या, इवोल्यूशन में। और आगे चल के हमको ये बात समझ में आती है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ evolution, just we'll see one. So before going to the next topic, let's first solve this question. Usually it seems very difficult, but it is not. So let's try. एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके देखो, ट्राई करो, उसके बाद से मैं सॉल्यूशन देख रहा हूँ। So within a population, butterflies, brown bee, brown bee is dominant over the white color. Okay. So and 40% of all butterflies are white. 40% क्या है, वाइट है। एंड गिवन दिस सिंपल इंफॉर्मेशन विच इज, अच्छा ये सब फालतू चीज़ें क्या करना है, कैलकुलेट द फॉलोइंग द परसेंटेज ऑफ द बटरफ्लाई इन द पॉपुलेशन दैट आर हेट्रोजाइगस। आप निकाल सकते हो क्या, ये इजी क्वेश्चन है। सो कैपिटल बी क्या होगा हमारा, ब्लैक होगा, ब्राउन होगा सॉरी। वाइट के लिए स्मॉल बी है, ये क्या है हमारा, वाइट है। ठीक। और जो हमारे कैपिटल बी स्मॉल बी है वो हमारी क्या होंगे, जो भी होगी, सपोज ग्रे और एक्स वाई जेड। अच्छा ये डोमिनेट है तो ग्रे तो नहीं होगे, ये भी ब्लैक हो गए, डोमिनेट करेक्टर है ना, तो ये भी ब्लैक हो गए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कैपिटल बी स्मॉल बी भी क्या होगी, यहाँ पे डायरेक्ट ब्लैक हो गया। उसने कहा कि जो पॉपुलेशन जितनी भी रही होगी, वाइट कितनी है, 40% है ना, 40%। लेट इट बी, लेट कन्वर्ट इट इनटू द p प्लस q इज इक्वल टू 1, दैट यू हैव टू फाइंड। ओके, p प्लस q इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे कैप ये p को हम लोग कैपिटल बी बोलते हैं, q को स्मॉल बी ले लेते हैं, ठीक है। सो 0 पॉइंट डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे, 100, तो 0.4 आपका आ जाएगा। सो क्यू कितना है आपका, 0.4। पी आपका नहीं पता, तो पी कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा आपका 0.6। अब आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, आपको जो पूछा है इजीली बता देना है। हेट्रोजाइगस पूछा है ना उसने, तो हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। इन ए पॉपुलेशन क्या होगा, इन ए पॉपुलेशन कभी भी 2b हो गए, यही होता है ना, 2pq, ये होता है हमारे पॉपुलेशन। और जो हमारा एग्जाम्पल है, और जो फॉर्मूला है वो ये है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, इक्वल टू 1। तो आपने जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है 0.6 पी की है और 0.4 स्मॉल पी की है ना, तो यही हमें निकालना है हेट्रोजाइगस का। सो 2 इंटू कितना है, 0.6 इंटू 0.4, तो ये कितनी आ जाएगी लगभग। सो इसका पॉपुलेशन का जो परसेंटेज होगा 48% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल, होमोजाइगस डोमिनेंट। तो होमोजाइगस डोमिनेंट तो आप इजीली अब बता भी सकते हो कितना, 48 प्लस 40 पता चल गया। तो आ जाएगा आपका कितना, बच जाएगा जो उतना, माइनस कर दोगे 100 से। लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाता हूँ,
होमोजाइगस मतलब क्या, पी स्क्वायर ही जो है हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट है। होमोजाइगस डोमिनेंट, यही है हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट। तो पी स्क्वायर मतलब क्या, पी का एक पी का वैल्यू 0.6, सो आप क्या करोगे 0.6 इंटू 0.6 करोगे, यही हमारा पी स्क्वायर हो जाएगा। और फिर 6 is 36.36 इंटू 100, 36% आएगा। कुछ देखते हैं, एक मिनट। ओके, यहाँ पे एक करेक्शन हम लोग करेंगे। ये जो है 40%, ये जो 0.4 है वो हमारा बी, डबल बी का है ना, मतलब ये बी स्क्वायर का है। सो सिर्फ बी का जो वैल्यू आएगा अंडर रूट करोगे, सो जो सिर्फ बी का वैल्यू आएगा वो आएगा 0.02। ओके, सॉरी ये 0.63 है इसका अंडर रूट, तो 0.63। यहीं पे जो है वो गलती हुई थी, बी स्क्वायर हम लोगों को लेना था 40%, तो हम लोगों ने लिया ये बी मान लिया था, तो यही था करेक्शन। सो बी अगर 0.63 है, सो बी प्लस, अब कर लो पॉइंट यहाँ पे, इसको हटा के 0.63 लिखो। बाकी सब सारा करेक्शन करना पड़ेगा। 0.63 करो, माइनस करोगे तो 1 माइनस 0.63 कितना होता है, 0.37 पी आ जाएगा। 0.37, तो हेट्रोजाइगस हमारा कितना आएगा, 0.37 इंटू 0.63 इंटू 2, तो ये करेक्शन आ जाएगा। करेक्शन करके हमारा, एक मिनट रखो, पॉइंट T37 इंटू Q.63, तो लगभग ये आएगा 47 के करीब, 46.6, चलो 46.6% आएगा। होमोजाइगस की बात करेंगे तो होमोजाइगस हमारा पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू 0.37 है, तो पी का वैल्यू 0.37 है, तो 0.37 का स्क्वायर कर दो। 0.37 का स्क्वायर करोगे तो आएगा लगभग 37 इंटू 0.37, दिस विल बी अराउंड 30.13.136 इंटू 100 करो, परसेंटेज निकालोगे तो 13.6% आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, होप सो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अब एनसीईआरटी से एक बार जो है चैप्टर उसको एक बार देखेंगे। सो फाउंडर इफेक्ट के बारे में एक बार बता दे रहा हूँ। हालांकि ऑलरेडी आपने ये समझ लिया, जो डायरेक्शनल जो ग्राफ है वो फाउंडर इफेक्ट का ही कारण आता है, या फिर आपका हो जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में जीन्स का जो माइग्रेशन हो रहा है उस कारण से कोई रेड पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जा रही है इस केस में, और यहाँ पे ब्लैक पॉपुलेशन ही रह जा रही है, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। जो फाउंडर इफेक्ट, वाई वी आर सेइंग इट इज अ फाउंडर, बिकॉज ये जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, उसकी फाउंडर हो जाएगी। सो जो नया स्पीसीज आएगा, उस नए स्पीसीज के लिए ये पॉपुलेशन उसकी फाउंडर होती है, इसको फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। सो इसका जो डेफिनेशन है वो एक बार लिख देता हूँ मैं। सो दिस न्यू पॉपुलेशन केम बिकॉज ऑफ द फ्यू ओल्ड पॉपुलेशन, दिस ऑल, यहाँ पे जो मौजूद ये ओल्ड पॉपुलेशन थी रेड वाली, उनसे नई पॉपुलेशन आ रही है और नई स्पीसीज का निर्माण करने जा रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। जैसे डार्विन फिंचेस में जो कोई भी एक बर्ड का एक एग्जांपल ले लो, जैसे
सीड ईटिंग बर्ड है ना, वो उम, उसकी फाउंडर कौन होगी? जो पहली जो डार्विन आई थी, डार्विन फिंचेस आई होगी वो। सो फाउंडर इफेक्ट कहलाता है इसको। एग्जाम कैसे लिखेंगे? आई विल डिक्टेट, प्लीज राइट इन योर नोटबुक। So founder effect is something the change of allelic frequency when a new population developed by a few members known as a founder population of the original population. So you can remind it, you can write it again. So genetic drift is what? Genetic drift is the random change in the allelic frequency simply as a result of chance due to sampling error from one generation to next in a finite population is called as a genetic drift. सो जेनेटिक ड्रिफ्ट बहुत सिंपल है साधारण भाषा में, कि कोई भी पॉपुलेशन पहले जैसी थी उससे, या तो वो ये एग्जांपल लेते थे, ये पॉपुलेशन में ग्रीन और रेड दोनों थे है ना, तो या तो ये पॉपुलेशन रेड में भी बदल जाएगी, या तो पॉपुलेशन ये ग्रीन में बदल जाएगी। तो ये पॉपुलेशन में किसी भी तरह का बदलाव मौजूदा पॉपुलेशन के संदर्भ में, किसी भी तरह के पॉपुलेशन में बदलाव, कैसा बदलाव? फ्रीक्वेंसीज में जो बदलाव होता है उसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो बोटलनेक जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा सा जस्ट उल्टा है, वो माइग्रेशन की वजह से नहीं होता। बोटलनेक जो पॉपुलेशन होता है किसी भी डिजास्टर की वजह से हुआ है ना, या फिर किसी भी ज़्यादस एक्टिविटी की वजह से। मान लो कि कोई खास तरह की आदमी किसी खास तरह के जीन में कोई प्रॉब्लम आ गया, और उस तरह की जो पॉपुलेशन में, जिस भी पॉपुलेशन में उस तरह का जीन है वो मरने लगे, तो फिर जो बची हुई पॉपुलेशन होगी वो एक नए प्रकार की ही होगी, और वही आगे एक नई स्पीशीज का निर्माण करती है। उदाहरण के तौर पे लेते हैं एक यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया है, रेड ग्रीन और कुछ भी है ना, और ग्रीन बैक्टीरिया यहाँ पे सब। और यहाँ पे जो कोई भी हैजार्डस हुआ, और गलती से यहाँ पे क्या हुआ, गलती से यहाँ पे किसी जानवर ने अपना पाँव रख दिया, ठीक है, ठीक है। हालांकि बैक्टीरिया या कोई भी छोटे ऑर्गेनिज्म ले सकते हो, इसने पाँव रख लिया, तो ये वाले जो ऑर्गेनिज्म थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे खत्म हो गए। अब जो बचे हुए ऑर्गेनिज्म होंगे, जो बचे हुए ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रीन वाले की संख्या ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली जो ग्रीन जो पॉपुलेशन होगी वो बढ़ जाएगी, ग्रीन जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी, और ब्लैक वाली पॉपुलेशन घट जाएगी। तो अब जो भी नई पॉपुलेशन यहाँ पे बचेगी वो, उसमें ब्लैक बहुत कम रहेंगे, ठीक है। या फिर यूँ कहो कि ग्रीन वाली पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो इसको क्या कहते हैं? बोटल नेक इफेक्ट। मतलब किसी हैजार्डस की वजह से, किसी डिजास्टर की वजह से ऐसा होता है, ठीक। नेक्स्ट, ब्रीफ अकाउंट ऑफ हिस्ट्री। सो ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि एनसीईआरटी से ही पढ़ाना ज़रूरी है। तो उसमें जो भी डाटा लिखी हुई है वो याद कर लेना, और कौन से टाइम पीरियड में कौन ऑर्गेनिजम्स थे वो पढ़ लेना एक बार। सो मैं कुछ डाटा यहाँ पे बता देता हूँ। जो सबसे पहले जो लाइफ आई थी, सेलुलर लाइफ, वो 2000 मिलियन ईयर अगो आई आई हुई थी। वहाँ से ही कुछ ऑर्गेनिजम्स ने ऑक्सीजन वगैरह देना शुरू किया, फिर फोटोसिंथेसिस हुआ, और अराउंड 500 मिलियन ईयर अगो हमारे क्या इनवर्टिब्रेट्स आए थे। 350 जॉलेस फिशेज आए थे 350 मिलियन ईयर अगो, और सीवीड्स एंड द फ्यू प्लांट्स केम 320 मिलियन ईयर अगो। ये सारी चीज़ें डाटा पढ़ लेना, और जो भी इन्होंने एग्जांपल दिए कौन से पीरियड में कौन से डायनासोर से रेप्टाइल्स वगैरह आए हैं, वो एक बार देख के अपने एनसीईआरटी से पढ़ लेना। मैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि इससे डेफिनेटली अगर क्वेश्चन आ रहा है तो 3 पक्का ही इससे आएगा, तो ये ज़रूरी है थोड़ा।
सो ओरिजिन ऑफ ह्यूमन में जो मेन कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? एस्ट्रेलोपैथिकस है, होमो हेबिलिस है, होमो इरेक्टस है, होमो निंडरथल मैन है, होमो सेपियंस है, जो हम लोग अभी के टाइम में। सो शुरू से शुरू करते हैं। ये पिक्चर ब्रिटानिका से ली गई है। तो रामापेथिकस जो है लगभग 15 मिलियन ईयर अगो आए हैं। रायोपेथिकस और रामापेथिकस आए थे। They were hairy and walked like a gorilla and chimpanzee. Ramapithecus was more man-like, and Dryopithecus are more ape-like. So such kind of the information is very important. Actually, even each and every line is very important. But कौन ape-like है, कौन कब आया, dates ज़्यादा नहीं पूछते, but उनके characters पक्का पूछेंगे. So new fossil man-like bone have been discovered in the Ethiopia and the Tanzania. This revealed the hominid feature of leading to believe that about 3 or 4 million years ago man-like primates walked in eastern Africa. So कुछ fossils मिले थे हमारे इथोपिया और टेंजानिया में, जो अफ्रीका में है, जो सिमिलर थे आदमी की तरह उनके कंकाल ने। तो पता चला कि लगभग 3 से 4 मिलियन ईयर अगो मैन लाइक प्राइमेट्स आ चुके थे। They were probably not taller than the 4 feet and walked upright. 2 million years ago, Australopithecus probably lived in eastern Africa grassland. Evidence shows that they hunted with stone weapon and essentially ate fruit. Some of the bones among the bones discovered were different. These creatures are called as a human-like hominid also and was called as a Homo habilis. So कुछ bone जो Homo habilis and the brain capacity were between 650 to 800 cc. They probably do not eat meat. Fossil discovered in the Java and revealed that the next stage, the Homo erectus. 1.5 million years ago, Homo erectus had large brain around 900 cc. So इस पैराग्राफ में ये बताएगा कि ड्रायोपेथिकस रामापेथिकस है जो 15 मिलियन ईयर अगो आए थे। उसके बाद से हमें कुछ एस्ट्रोलोपैथिकस मिले जो हमें बताते हैं कि वो ह्यूमन की तरह या मैन लाइक प्राइमेट थे। सबसे पहले 4 फुट उनकी साइज थी, हाइट थी, और वो सीधे होके चलते थे। उसके बाद से फिर हमें फोसिल्स में कुछ ऐसे भी मिले। ओके, ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो थे वो हंट करते थे। उनके पास स्टोन जैसे औजार बनाए गए थे जिससे वो हंट करते थे। उसके बाद से उन और वो मीट वगैरह खाते थे प्रोबेबली, मतलब फ्रूट्स वगैरह भी खाते थे, मीट और फ्रूट। बट जो होमो इरेक्टस है वो होमो हैबिलिस जो है वो कम्प्लीटली होमिनिड, मतलब कम्प्लीटली ह्यूमन जैसे ज़्यादा रिजेंबल करते थे, जिनका ब्रेन का सीसी 650 से 800 सीसी के करीब था। और उनका खाने का जो था वो साधन वो वेजिटेबल्स थे, तो वो मीट नहीं खाते थे, ये याद रखना। जावा पीरियड में होमो इरेक्टस मिला 1.5 मिलियन ईयर अगो, और उसका जो ब्रेन का सीसी था 900 सीसी था। सो होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट मीट। जो होमो इरेक्टस थे वो ज़्यादातर उम्मीद है कि वो मीट ही खाते थे। उसके बाद से नेंडरथल मैन आए, और नेंडरथल मैन ने 10,000 से, सॉरी 40,000 से 1 लाख साल पहले आए थे। उनका जो ब्रेन का सीसी था वो सबसे ज़्यादा है। और फिर ड्यूरिंग आइसिस Homo sapiens arose in the Africa and then move across the world. And ये during Ice Age this year around 75 से 10,000 ईयर अगो मॉडर्न होमो सेपियंस आए। नेंडरथल मैन की इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वो दे यूज द हाइट्स टू प्रोटेक्ट दे यूज हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड दे बरीड देयर डेड बॉडी। अपने शरीर को उन्होंने दफनाना शुरू कर दिया जो मर जाते थे उनको। और
आपको प्री हिस्टोरिक केव्स आपको मिल जाएंगे 18,000 साल पहले। कुछ तो मध्य प्रदेश में है, भिम्बिका, भिम्बिटिका। और जो ह्यूमंस आए वो लगभग 10,000 पहले ही एग्रीकल्चर उन्होंने सर करना शुरू किया है। और सिविलाइजेशन भी 10,000 साल पहले से ही शुरू हो चुकी थी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। और हालांकि बुक में ऑस्ट्रेलोपैथिकस की ब्रेन कैपेसिटी नहीं बताई, लेकिन 400 से 550 ऑस्ट्रेलोपैथिकस की ब्रेन कैपेसिटी है। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा और याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखो। एक टेबल बनाओ उसका, कौन कितने साल पे था, कितना ब्रेन कैपेसिटी है, उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, वो टेबल बना के रखो अपने पास, वो हेल्पफुल होगी। नहीं तो ऐसे बार बार पढ़ोगे भूल जाओगे। सो जय हिंद, मिलेंगे नए वीडियो के साथ। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। सो मस्ट सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।